चलिए स्टूडेंट्स, तो थोड़ा टेक्निकल इंटरप्शन था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हमें खेद है कि आपको इतना देर बैठना पड़ा। तो लगातार सेशन के साथ जैसे जुड़े थे वैसे लगातार फिर से जुड़ जाइए। सबको शुभकामनाएं, सबको गुड इवनिंग। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए सेशन के साथ, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ। टेक्निकल चीजें हम लोगों की बस में नहीं होती, फिर भी हुआ है मेरे तरफ से। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं कि आपका समय इतना देर हमने एंगेज किया। अब चलिए, सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर से हम लोग बाकी, आप लोग अभी तक टोटल कितना देख लिए? 4 करंट अफेयर देख चुके। 5वें करंट अफेयर से हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या है, कहां से है। तो 5वां करंट अफेयर देखिए, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन IIT खड़गपुर अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RDSO। ये भारतीय रेलवे का इंडियन रेल का ये क्या है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडियन रेलवे के अंदर काम करता है। और IIT खड़गपुर, इन दोनों ने मिलकर भारत में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली ट्रेन विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत में अभी तक वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस यही काफी तेज चलने वाली ट्रेनें हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हमें भी जापान और चीन के जैसा हाई स्पीड ट्रेन चाहिए। तो पूछा जाए कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने, भारत के जो रेलवे मिनिस्ट्री है उनके द्वारा, कौन है रेलवे मिनिस्टर? भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। उन्होंने अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन और IIT खड़गपुर को एक टेंडर दिया है 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली ट्रेन डेवलप करने के लिए। तो क्वेश्चन आ जाए कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जो ट्रेन चलेंगी, जो ट्रेन चलेगा भारत में बाद में, उसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है? तो RDSO और IIT खड़गपुर के द्वारा किया जा रहा है। ये सामने चित्र में दिखा दिया हूं, ये रेल है, इसका डेवलपमेंट किया जाएगा RDSO के द्वारा। और किसके द्वारा किया जाएगा? IIT खड़गपुर के द्वारा किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है 6। लगातार देखो, सेशन के साथ जुड़ जाओ, दोबारा सेशन के साथ जुड़ जाओ। थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए थे और लगातार हम लोग सेशन को चलाते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए। हम चैन से बैठेंगे नहीं, बस लगातार सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, दोबारा से ग्रुप में डाल दो, सारे ग्रुप में शेयर कर दो, सेशन को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दो। और हर एक, जैसे आप फेसबुक से जुड़े वहां शेयर कर दीजिए, लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सेशन अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत में अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दें। और कोई सुझाव हो तो जरूर दें। कुछ लोगों का सुझाव है कि सर इंग्लिश पे भी डालिए, हम कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी एक प्लान है कि हर एक 15 दिन के बाद एक सेशन ले आपका हम करंट अफेयर MCQ का, जो हमने पढ़ाया उसमें से 100-150 प्रश्नों का MCQ बना तैयार करके आपका वो सेशन लेंगे। बिल्कुल आपका है, डिमांड सही है और उस पर हम काम करेंगे। लेकिन लगातार सेशन से जुड़े रहना होगा, सेशन से प्यार बनाए रखना होगा और तब तक जुड़े रहना होगा जब तक कि आपका मेंस एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि मेंस तक ये सेशन चलाएंगे हम। PT के एग्जाम तक PT का सेशन चलेगा, अब प्री एग्जाम के 2 दिन बाद हम मेंस का सेशन शुरू कर देंगे करंट अफेयर। इसलिए लगातार सेशन से जुड़े रहो और आपके जान पहचान में, आपके जानकारी में, गांव में DSP और SDM बनने के सपने पाले बैठे बच्चों के साथ सेशन को शेयर कर दें। तो जया, अगला जो करंट अफेयर है वो है एयर शो से। अभी सिंगापुर में एक एयर शो होने वाला है, सिंगापुर एयर शो। उसमें भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस हिस्सा लेगा। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस हिस्सा लेगा सिंगापुर के एयर शो में। सामने आप देख रहे होंगे तेजस का चित्र, तेजस देख लीजिए, ये तेजस है जो सिंगापुर एयर शो में भी भाग लेने को तैयार है। यह एयर शो कब होने वाला है भाई? यह एयर शो होने वाला है, कब होने वाला है भाई? तो देख लीजिए सामने, ये एयर शो होने वाला है 15 फरवरी से 18 फरवरी के बीच। अभी हुआ नहीं है, 15 फरवरी से 18 फरवरी के बीच यह एयर शो होने वाला है सिंगापुर में। वहां कौन भाग लेगा?
तेजस भाग लेगा। जल्दी से आप लोग सेशन के साथ जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए सेशन को। 7वें नंबर का जो करंट है वो है दुबई प्रशासन ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक के प्रयोग पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। दुबई प्रशासन किसने निर्णय लिया? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों लगेगा प्लास्टिक के पर टैक्स? क्यों लगेगा? ताकि प्लास्टिक बैग के प्रयोग को क्या किया जाए? हतोत्साहित, यानी इसको कम किया जाए। जिस पर टैक्स लगता है उसका इस्तेमाल जनरली लोग कम करते हैं, जिस पर टैक्स ज्यादा लग जाता है उसका इस्तेमाल कम है। वैसे भी जो नुकसान करने वाली चीजें हैं उन सब पर टैक्स हाई होना चाहिए। जैसे वाइन पर टैक्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, सिगरेट पर टैक्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो भी ऐसे ड्रग्स हैं उस पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए। पॉलीथीन वो डिकम्पोजेबल नहीं होता, हर एक देश को चाहिए कि इस पर टैक्स लगा दे, इतना ज्यादा कि लोग इसका इस्तेमाल न करें। तभी दुबई प्रशासन ने निर्णय लिया है। दुबई कहां पड़ता है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का शहर है दुबई। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी नोट कर लीजिए। यूएई की राजधानी कहां है भाई? अबू धाबी। अबू धाबी नोट कर लो। तो दुबई प्रशासन ने जो यूएई में है उसने निर्णय लिया है कि प्लास्टिक के प्रयोग पर क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। नोट कर लीजिए। दुबई यूएई की राजधानी कहां है? तो अबू धाबी है। नेक्स्ट आइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट है, इसको ध्यान से देखिए। अभी विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां? आयोजन का मतलब मेजबानी, मेजबानी लिखा हो, आयोजन लिखा हो, वो सब कहां होने वाला है? हंगरी में। हंगरी यूरोप का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। हंगरी यूरोप का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऐसा देश जिसका बाउंड्री समुद्र को नहीं छूता उसे क्या बोला जाता है? लैंड लॉक्ड कंट्री। ये 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा देश लैंड लॉक्ड है, तो उसमें आंसर क्या था? हंगरी। उसमें ऑप्शन भी हंगरी दिया हुआ था। यूरोप का पूछा जाए कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है, तो क्या आंसर देंगे आप? हंगरी। वैसे यूरोप में कई देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन 64th बीपीएससी का जो आंसर था वो हंगरी था। हंगरी में विश्व तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहां है भैया? बुडापेस्ट। देखो सामने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट दिखाया हुआ है। सामने देखो ये हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। इसके चारों ओर अगर बाउंड्री की बात करें, अगर इसके चारों ओर हम लोग इसकी बाउंड्री की बात करें कि इसके बाउंड्री पर कौन कौन से देश हैं, ये जो हंगरी है येलो कलर का आप देख रहे हैं हंगरी, इसकी बाउंड्री पर कौन सा देश है? तो स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इसके अलावा इधर है क्रोशिया, इसके अलावा सर्बिया, इधर आइएगा रोमानिया। ये पूछा जाए कि कौन कौन देश से घिरा हुआ है, मतलब इसकी बाउंड्री किसी समुद्र से या किसी सागर से या किसी झील से नहीं लगती, इसलिए लैंड लॉक्ड कंट्री है। हंगरी किससे घिरा हुआ है? तो ऑस्ट्रिया, उसके बाद स्लोवाकिया, ये सब अलग अलग देश हैं। उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद रोमानिया, उसके बाद सर्बिया। थोड़ा इसको छोटा कर ले, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले तो पूरा आपको दिख जाएगा। ये किससे घिरा हुआ भाई? तो देख लो जरा। तो ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोशिया, इन सब देशों से घिरा हुआ है। कौन? हंगरी। हंगरी एक लैंड लॉक्ड कंट्री जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट हंगरी की जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे है? तो डैन्यूब नदी के किनारे है। हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट नोट कर लो। ये किस नदी के किनारे है भाई? तो डैन्यूब नदी के किनारे है और डैन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब नोट कर लो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो, आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो, सिर्फ एक लाइन का करंट नहीं, उससे जुड़ा हुआ जितनी जानकारी हो सब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो, चाहे उसकी ज्योग्राफी हो, चाहे उसकी पॉलिटी हो, चाहे उसकी इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट हो, चाहे उसकी इकोनॉमी हो, सब कुछ जो उससे जुड़ता है हम इस चैनल के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो अगर बेहतर लग रहा है तो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट,
उस किस नदी के किनारे? डैन्यूब के। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? डैन्यूब। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? उसका आंसर होगा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? अगर बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो उसका सही उत्तर होगा वोल्गा। यूरोप की सही सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, पूरे दुनिया की नहीं, यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी वोल्गा। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? वो है डैन्यूब। उसी के किनारे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इस बार विश्व तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी में होने वाला है। आगे आते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। दक्षिण सूडान में पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा और अजय गांगुली पर दक्षिण सूडान में किए गए वित्तीय अनियमितता के लिए सीबीआई जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। भाई, भारत के एक ऑफिसर थे जिनका नाम है दीपक बोहरा और दूसरे ऑफिसर का नाम है अजय गांगुली। इन्होंने दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा, दक्षिण सूडान की राजधानी कहां है भाई? जूबा। दक्षिण सूडान 2010 में नया कंट्री बना। सूडान एक देश था, सूडान एक अलग देश था जो बट गया दो हिस्सों में, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। तो साउथ सूडान जो बना उसकी राजधानी हो गई जूबा। साउथ सूडान की राजधानी जूबा। नोट कर लो, कब बना दक्षिणी सूडान? 2010 में। तो वहां भारत के दो पॉलिटिशियंस काम कर रहे थे, दीपक बोहरा और अजय गांगुली। उन्होंने फाइनेंशियली क्या किया? घोटाला किया, फाइनेंशियली गड़बड़ी किया। उस गड़बड़ी के आरोप में, उस वित्तीय अनियमितता के आरोप में सीबीआई जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। किनके खिलाफ? दीपक बोहरा और अजय गांगुली के खिलाफ। ये कौन थे? सूडान के जुबा में भारत की तरफ से क्या थे? राजनयिक थे। इन्होंने वहां रहते हुए, जुबा में रहते हुए काफी भ्रष्टाचार किया। इस भ्रष्टाचार के आरोप में, इस फाइनेंशियल गड़बड़ी के मामले में इन पर सीबीआई जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। साउथ सूडान की राजधानी जूबा, और ये 2010 में नया देश बना। और ये यूएनओ का 193वां सदस्य बना। नोट कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र का यूएनओ का 193वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? साउथ सूडान। यूएनओ का 193वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? साउथ सूडान। तो सेशन के साथ लगातार जुड़े रहो। आज का करंट बिल्कुल जानदार, शानदार और जिंदाबाद है। तो लगातार सेशन को शेयर करते रहो और लगातार अंत तक जुड़े रहो। हम रोज शाम 5:30 बजे आपके लिए सेशन लेकर आते रहेंगे, तब तक अंतिम सांस तक लेकर आते रहेंगे, जब तक कि आपका पीटी का एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। अब पीटी होने के बाद भी रुकने वाले हम नहीं आए। मेंस का करंट अफेयर जो 114 नंबर का, अब तो कहेंगे कि मेंस में 128 नंबर का करंट ही आता है। सेकंड पेपर का जो सेकंड सेक्शन है इकोनॉमिक्स, उसमें करंट इकोनॉमी आता है। तो बीपीएससी मेंस में जो 128 नंबर है वो भी लेकर हम आएंगे। जैसे ही प्री कवर हो जाएगा तो लगातार सेशन से जुड़े रहोगे, तब ऐसा होगा, वरना सेशन मिस कर जाओगे आप। तो सेशन पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम हमारा चैनल है, ये सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी अडानी ग्रुप ने इतिहास कायम किया है। अडानी ग्रुप क्रिएट हिस्ट्री। अडानी ग्रुप ने हिस्ट्री क्रिएट किया है भाई। बिलियनर यानी अरबपति, बिलियनर का मतलब होता है अरबपति। अरबपतियों का लिस्ट जारी हुआ है। ब्लूमबर्ग फाउंडेशन ये जारी करती है प्रतिवर्ष अरबपतियों की सूची। उसमें रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए लगातार रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी आगे जा रहे थे। पूरे भारत के सबसे अमीर अब मुकेश अंबानी अडानी ग्रुप के गौतम अडानी साहब हैं। सामने इनका चित्र मैंने दे दिया है, देख लीजिए आप। ये गौतम अडानी साहब हैं, अडानी ग्रुप के चीफ हैं। ये मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए क्या किया है? विश्व के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में जगह बना ली है। और सबसे बड़ी बात कि इस सूची में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरनबर्ग को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है।
अपनी कमाई के मामले में, अपने कमाई के मामले में फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरनबर्ग, उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और मैं बता दूं आपको इसके संबंध में कि इनको जो कमाई हुई है, इन्हें जो ये जो रिच बने हैं दुनिया के, इनका जो सबसे ज्यादा पैसा आया वो कहां से आया है? यह संपत्ति अडानी ग्रीन एनर्जी, इनका जो ग्रीन एनर्जी प्लांट्स थे इंडिया में, जो इनका ग्रीन एनर्जी प्लांट है, वहां से इनको सबसे ज्यादा पैसा मिला है। यही कारण है कि ये अभी रिलायंस के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि मार्क जुकरनबर्ग को भी इन्होंने पीछे छोड़ा है और टॉप 10 की जगह कायम की है। किसने जारी किया इंडेक्स? कौन जारी किया इंडेक्स? ये याद करना जरूरी है, ब्लूमबर्ग फाउंडेशन। ब्लूमबर्ग फाउंडेशन। तो सेशन को शेयर कर दो। हम चाहते हैं कि 1000 लोग लाइव देखें। ये तब होगा 1000, 2000, 5000, 10,000, पूरा बिहार जो सपना लेकर बैठा है एसडीएम बनने का, डीएसपी बनने का, हम लगातार मेहनत करेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो साथ इसलिए चाहिए 2 लेवल पर, पहला तो लोगों को शेयर करें और दूसरा साथ चाहिए आपको पढ़ाई। आप रिवीजन नहीं करेंगे, मैं केवल सेशन लेता रहूंगा और आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो लगातार आप इसका रिवीजन भी करते रहेंगे, वीडियो को रिपीट करके सुनते रहेंगे, साथ में जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाएगा उससे निकालकर प्रिंट आउट लगातार आप उसका रिवीजन करते रहेंगे और सेशन को शेयर करते रहेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना जरूरी है भाई। चलिए, बहुत बेहतरीन करंट है। महाभारत में भीम के किरदार, भीम का एक्टिंग करने वाले व्यक्ति जिनका नाम था परवीन कुमार सोबती, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 1970 के दशक और 80 के दशक में एशियन गेम, जो एशियन गेम हुआ था उसमें हैमर और डिस्कस थ्रो में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक भी जीता था। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, ये सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि एक्टर के साथ साथ एक भारत को सम्मान भी दिलाया। इन्होंने भारत को एक उचित सम्मान दिलाया। किसने दिलाया मेरे भाई? ते परवीन कुमार सोबती ने दिलाया। एशियन गेम 1970s एंड एशियन गेम 1980s में 2 स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, 1 सिल्वर मेडल जीता और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसमें भैया? एशियन गेम में। कौन से खेल में? तो हैमर और डिस्कस थ्रो, हैमर और डिस्कस थ्रो। बाद में इन्होंने फिल्म की ओर काम किया। ये सरकार में नौकरी भी करते थे, लेकिन नौकरी रिजाइन करके ये क्या किए? फिल्म की ओर बढ़े और इनको जो महाभारत बना उसमें इनको बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में इन्हें भीम का रोल दिया गया था। बी.आर. चोपड़ा जिस महाभारत को बनाए, जिस महाभारत की पटकथा को बी.आर. चोपड़ा ने लिखा, उसके भीम के किरदार में ये थे। देखिए, मैंने एक डबल पिक लगाने की कोशिश की है। जिस भीम को आप जानते हैं ये परवीन सोबती हैं और ये उनका उस समय का मेडल का मैंने चित्र दे दिया जो एशियन गेम में इन्होंने जीता था। चलिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ा क्षति है। कुछ दिन पहले लता दीदी ने साथ छोड़ दिया और अब इन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। दुनिया आगे बढ़ने का नाम है। चलो, नेक्स्ट करंट अफेयर है रिंटू थॉमस। एक डायरेक्टर है भारत के फिल्म के, रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष। इन दोनों ने डायरेक्शन किया है एक फिल्म का जिसका नाम है राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री। ऑस्कर के 94वें संस्करण। इस बार ऑस्कर पुरस्कार मिलने वाला है। कौन सा संस्करण है? कैवा ऑस्कर है इस बार? इस बार का ऑस्कर कैवा ऑस्कर है? 94वां ऑस्कर मिलेगा। कब मिलेगा? 27 मार्च को। इस पुरस्कार की घोषणा कब होनी है? ऑस्कर अवार्ड की घोषणा इस बार कब होनी है? 27 मार्च को होनी है। तो भारत की फिल्म रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष से निर्देशित भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के 94वें संस्करण में नामांकन की अंतिम सूची में जगह मिली है। जो नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनी कैटेगरी होती है। जब तक आपको नॉमिनी नहीं मिलेगा तब तक आप पुरस्कार जीत ही नहीं सकते। यानी पहले क्या चुनौती होती है? किसी भी फिल्म को अवार्ड जीतना है तो नॉमिनी में स्थान आना जरूरी है। आप कभी अवार्ड समारोह को देखे होंगे, अवार्ड समारोह को आपने देखा होगा तो क्या देखते हैं आप? नॉमिनीज आर, तो ये एंड विनर इज, तो भैया विनर नहीं, अब इसको नॉमिनी मिला है। किसको? राइटिंग विद फायर को मिला है।
नॉमिनी में स्थान किसने इसको डायरेक्शन दिया है? रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष। आप देख रहे होंगे सामने मैंने पिक भी लगाया है, सामने इस फिल्म का पोस्टर भी मैंने शेयर किया आपसे। यही फिल्म है राइटिंग विद फायर। ये एक्चुअली स्लम एरिया में एक गरीब महिला की कहानी इसके अंदर दिखाया गया है और इस कहानी को अभी ऑस्कर के नॉमिनी में स्थान मिला है। ऑस्कर पुरस्कार कहां से दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड अमेरिका के लॉस एंजलिस से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार कहां से दी जाती है? नोट कर लो, अमेरिका के प्रशांत महासागर के तट पर स्थित, अमेरिका के पैसिफिक ओशियन के कोस्ट पर स्थित क्या है भाई? लॉस एंजलिस। हॉलीवुड सिटी बोलते हैं, हॉलीवुड सिटी। लॉस एंजलिस को बोला जाता है हॉलीवुड सिटी। हॉलीवुड शहर के नाम से बॉलीवुड सिटी मुंबई और हॉलीवुड सिटी लॉस एंजलिस, वहीं से दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। इस बार ऑस्कर के नॉमिनी में शामिल होने वाला भारत का फिल्म बन गया राइटिंग विद फायर। इसके डायरेक्टर रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष। अगले करंट पर बढ़ते हैं, सेशन के साथ जुड़े रहो, सेशन को लाइक कर दो। एक से एक बेहतरीन करंट के साथ मैं आया हूं और लगातार ऐसे ही बेहतरीन नगीने और प्लेटिनम के साथ आपके सामने आता रहूंगा। बस आपका कार्य है लोगों को जोड़ना और लगातार मेहनत करना और हमें इंगेज रखना। आप जितना पढ़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे, याद रखो मेरे ऊपर उतना ही आपके प्रति जिम्मेवारी बढ़ेगा और मैं और मेहनत करूंगा ताकि आपकी तैयारी टॉप लेवल पे ले जाऊं और बीपीएससी में टॉपर हमारा छात्र है। चलो भाई, भारत के आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना में बने, भारत के आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना में बने डेमू ट्रेन। आपने सुना होगा, लोकल में ट्रेन सुना होगा, मेमू सुना है नाम? मेमू ट्रेन और डेमू ट्रेन सुना है? लोकल, मेमू और डेमू, ये ट्रेन चलती है लोकल। लोकल लेवल पे पटना गया लाइन, पटना से आप लखीसराय चले जाइए, पटना से किऊल दरभंगा चले जाइए। कहने का मतलब कि हमारे देश में मेमू और डेमू ट्रेन पहले से चल रही है। ये जो लोकल ट्रेन आप देखते हैं उसको मेमू और डेमू ट्रेन कहते हैं। ये गाजियाबाद से दिल्ली के बीच जो लोकल चलती है उसमें भी मेमू ट्रेन और डेमू ट्रेन चलती है। अभी करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर है कि भारत के आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना में निर्मित डेमू ट्रेन अब मोजाम्बिक में भी दौड़ेगी। मोजाम्बिक, ये जो ट्रेन भेजा गया है भारत से, मोजाम्बिक भेजा गया है रेल डब्बा, रेल कोच, डेमू कोच, जो अब कहां दौड़ेगी? मोजाम्बिक देश में हमारा डेमू ट्रेन चलेगा। ये पहले से ही इंडिया में चल रहा है। चलिए, मोजाम्बिक याद रखिएगा, मोजाम्बिक अफ्रीका का एक देश है। मोजाम्बिक अफ्रीका का एक देश है जो अरब सागर से जिसकी बाउंड्री टच होती है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट है अगला करंट बहुत ज्यादा मार्वेलस, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप। ये है जम्मू कश्मीर राइफल के 13वीं बटालियन में तैनात सूबेदार मेजर संजय कुमार। इनको एनडीए सुना है ना? जब लड़के +2 पास करते हैं तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में लेफ्टिनेंट बनने के लिए एक फॉर्म भरते, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या नियुक्त किया गया इनको? नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए में इनको ट्रेनर, प्रशिक्षक का मतलब ट्रेनर नियुक्त किया गया है। मेजर सूबेदार संजय कुमार अपॉइंटेड एज ए ट्रेनर इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। ही इज रिलेटेड टू 13th बटालियन ऑफ जम्मू कश्मीर राइफल। नोट कर लीजिएगा आप, यही इनका चित्र है, देख लीजिए, यही है संजय कुमार। संजय कुमार जिन्हें बनाया गया है, क्या बनाया गया भाई? ये एनडीए का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया, उनका चित्र मैंने आपको दिखा दिया है संजय कुमार जी का। नेक्स्ट आते हैं अगले करंट की ओर, ध्यान से देखिए। अगला करंट है 15th नंबर का करंट। क्या है जरा देखा जाए। जुलाई 2021 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात के कच्छ के खावड़ा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कहां? कच्छ के खावड़ा में भारत के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कच्छ के खावड़ा में स्थापित किया गया है। कच्छ में भी कहा? कच्छ में भी कौन सी जगह पे? खावड़ा में। नोट कर लीजिए, ये पहले भी मैंने ये करंट करवाया था लेकिन कच्छ दे दिया था केवल, लेकिन उसके में कच्छ में कहा भाई? तो खावड़ा में। गुजरात के कच्छ के खावड़ा में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क बनाया गया है। कच्छ याद रखिए, ये चर्चित है, काफी चर्चा में है गुजरात के कच्छ में। और सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट, सबसे बड़ा
तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां लगाया गया है? यह लगाया गया है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और बिहार में भी तैरता हुआ एक सोलर एनर्जी पार्क लगाया गया है दरभंगा के आसपास। नोट कर लीजिएगा, बिहार में भी सोलर एनर्जी पार्क लगाया गया है। भारत का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क कच्छ के खावड़ा में, सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी पार्क विशाखापट्टनम में। नोट कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला करंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट करंट है 16 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक सेकेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के अहमदाबाद शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया है। भारत के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी ने जापानी शैली में एक गार्डन का उद्घाटन किया है जिसका नाम है जैन गार्डन। एक्चुअली जैन गार्डन का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं, उनसे संबंधित गार्डन में चीजों को लगाया जाता है। इस गार्डन को ही जैन गार्डन कहते हैं। पहली बार यह गार्डन जापान में लगा था, लेकिन अभी अहमदाबाद में जापानी शैली के जैन गार्डन को डेवलप किया गया है अहमदाबाद में। और मैं बता दूं आपको, इस जैन गार्डन के विषय में थोड़ा बता दूं, क्या है जैन गार्डन। दरअसल छठी शताब्दी में जैन बौद्ध भिक्षुओं ने, एक बौद्ध भिक्षु का एक टाइप है जैन बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान में सहायता के लिए पहला जैन गार्डन बनाया था। बाद में उन्होंने जैन सिद्धांतों और कॉन्सेप्ट्स को सिखाने के लिए गार्डन का उपयोग करना शुरू किया। यानी कि जैन बौद्ध भिक्षु एक बौद्ध भिक्षुओं का प्रकार है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए एक गार्डन टाइप बनाना शुरू किया। ये पहली बार जापान में इस तरह के गार्डन बनाए गए थे। इस बार भारत के अहमदाबाद में इस प्रकार के गार्डन बनाए गए हैं। अहमदाबाद शहर के बारे में बता दूं कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती कपड़ों का मिल है। दुनिया में जहां भी सूती कपड़ों का मिल होता है उसे कहा जाता है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर रियल में कहां है? तो ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, लेकिन भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। इतना ही नहीं, अहमदाबाद शहर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अहमदाबाद और जयपुर भारत के दो ऐसे शहर हैं। क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कितने शहर की बात कर रहा हूं। प्लेस की बात करोगे तो यूनेस्को में टोटल 40 प्लेस शामिल है। लेकिन अगर पूछा जाए कितने शहर शामिल हैं, कितने टाउन शामिल हैं, तो आंसर होगा 2, अहमदाबाद और जयपुर। अहमदाबाद और जयपुर जो सिटी है वो शामिल है भाई किसमें? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अहमदाबाद और जयपुर। और अहमदाबाद में ही जैन गार्डन खोला गया। और अहमदाबाद को क्या बनाया गया? अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? बोलो, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो सेशन से जुड़े रहिए लगातार। देखिए सामने जैन गार्डन का मैंने चित्र भी दिया है। ये सिर्फ जैन बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा पर आधारित होता है। बौद्ध भिक्षु से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं इस गार्डन में शो किया जाता है ताकि इन शिक्षाओं को लोग आसानी से जान सके। अगर हम आपको बता दिए ऐसा करो वैसा करो और उसकी एक सीनरी लगा दिए तो आप जल्दी चीजों को सीख जाएंगे। तो उस तरह का गार्डन, उस तरह की सीनरी लगाई जाती है। यह भी अहमदाबाद में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगले करंट अफेयर को देखा जाए, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन, उसका नाम इंद्रजाल है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया। ड्रोन समझते हो ना? ऐसा विमान जिसमें कोई पायलट नहीं होता है, रिमोट से चलने वाला, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले विमान को क्या कहा गया? ड्रोन। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले छोटे विमान को क्या बोला गया? ड्रोन। किसने विकसित किया है? ग्रेने रोबोटिक्स ने विकसित किया। कंपनी का नाम है, नोट कर लो, ग्रेने रोबोटिक्स। ड्रोन का नाम क्या है? इंद्रजाल। यह बनाया गया है भारतीय कंपनी, स्वदेशी लिखा है यहां पर, स्वदेशी मतलब भारतीय कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा इंद्रजाल नामक ड्रोन विकसित किया है। उस ड्रोन को आप देख सकते हैं। इंद्रजाल ड्रोन को आप
देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इंद्रजाल ड्रोन देखिए विकसित किया है, सामने में इंद्रजाल लिखा है। किसने विकसित किया है भाई? ये विकसित किया है ग्रेने रोबोटिक्स ने विकसित किया है इंद्रजाल ड्रोन को, और ये स्वदेश निर्मित ड्रोन है। नोट कर लीजिएगा इंद्रजाल। आगे आइए, अगला करंट अफेयर है। कोल्लम का एक गांव है, केरल में एक जगह है कोल्लम। केरल में एक प्लेस है जिसका नाम है कोल्लम। यहाँ का एक गांव है पेरुमकुलम। यहाँ का एक गांव है जिसका नाम है पेरुमकुलम। इसे केरल के पहले बुक विलेज का दर्जा मिला है। केरल में पहला बुक मतलब किताबों का गांव, बुक विलेज का मतलब किताब वाला गांव, केरल के किताबों वाला गांव का दर्जा पेरुमकुलम गांव को मिला है। किसे मिला है भाई? तो पेरुमकुलम। नोट कर लेना, ये किस जिले में है? कोल्लम। अब बहुत बेहतरीन बात बताऊं कि भारत में सबसे ज्यादा थोरियम एक केरल में मिलता है। पता है आपको? भारत में सबसे ज्यादा थोरियम एक केरल में मिलता है। और केरल में भी कहां मिलता है? कोल्लम में। नोट कर लो, कोल्लम। भारत में सबसे ज्यादा थोरियम केरल में, और केरल में भी कहां मिलता है? कोल्लम में मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा थोरियम कोल्लम में, और कोल्लम में भी कहां मिलता है? केरल में, और केरल में भी कहां मिलता है? कोल्लम में। तो कोल्लम जिले के पेरुमकुलम गांव को बुक विलेज का दर्जा मिला है। नोट कर लेना, पूछा जाए केरल के किस गांव को बुक विलेज का दर्जा मिला है भाई? तो पेरुमकुलम गांव। और केरल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? थोरियम। और थोरियम केरल में कहां मिलता है? कोल्लम जो केरल का है वो थोरियम के लिए प्रसिद्ध। देखिए बुक विलेज का चित्र मैंने दिया है सामने आपके स्क्रीन पर। बुक विलेज का चित्र आपको दिख रहा होगा। ये पेरुमकुलम गांव के बुक विलेज का चित्र है जिसे यह दर्जा मिला है। तो लिख लीजिए केरल का कोल्लम थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। तो सेशन को लगातार शेयर कर दो, जितने लोग जुड़े हो। देखो मेहनत कर रहा हूं, एक से एक करंट और उससे संबंधित ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ करा रहा हूं। बस आपका सहयोग चाहिए। लगातार सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और कैसा लग रहा है सेशन कमेंट में जरूर बताते रहिए, और लगातार जुड़े रहिए। बहुत जल्द इसका एमसीक्यू भी हम लेकर आएंगे। 150 प्रश्न का एमसीक्यू आपको कराया जाएगा, ताकि अपने आप को आप जांच सके कि हमने जो 15 दिन में कराया वो आपको कंप्लीट है या नहीं। जो मैंने कराया है एमसीक्यू वहीं से रहेगा, ये भी मैंने पहले ही बता दिया है, ताकि उस दिन आप बता सकें कितना स्कोर आपका आ रहा है। तो लगातार जुड़े रहिए, तब ना एमसीक्यू दे पाएंगे आप लोग। लगातार सेशन के साथ जुड़े रहिए, तब एक दिन हम लोग टेस्ट करेंगे इसी चैनल पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। स्वदेश निर्मित जहाज आईसीजीएस विग्रह, उस जहाज का नाम है आईसीजीएस विग्रह, को चेन्नई में तटरक्षक बल में शामिल किया है। आईसीजीएस विग्रह को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां शामिल किया है? तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड। हमारा एक तट की सुरक्षा के लिए एक अलग से बनाया गया है मिलिट्री फोर्स, जिसका नाम है तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड। इसमें आईसीजीएस विग्रह को शामिल किया गया है। कहां शामिल किया गया? चेन्नई में। किसने शामिल करवाया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा करवाया। सामने देखिए आईसीजीएस विग्रह का मैंने चित्र दे दिया है। इसे तट की निगरानी के लिए बनाया गया है, इसे समुद्र के तटों की निगरानी के लिए बनाया गया है। और किसे सौंपा गया? कोस्ट गार्ड को सौंपा गया। तटरक्षक बल को अंग्रेजी में हम लोग कोस्ट गार्ड कहते हैं। तो आईसीजीएस विग्रह को सौंप दिया गया चेन्नई में कोस्ट गार्ड को। अगले करंट पर बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखने का फैसला किया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का सीना उस समय गर्व से ऊंचा कर दिया जब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। किसमें भाई? जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो भारत का सीना, भारत का तिरंगा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो उनके सम्मान में, उनके ऑनर में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे इसका नाम बदलकर कर दिया गया। देखिए सामने नाम यहां दिया गया है।
बड़ा सा देख लीजिए, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा के नाम से इसका नाम कर दिया गया। क्या है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, इसका नाम बदल के कर दिया गया नीरज चोपड़ा इंस्टीट्यूट स्टेडियम, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, इसका नाम बदला गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। देखिए सामने में ये नाम बदला गया, उसका चित्र मैंने दे दिया। क्या नाम रख दिया गया? नीरज चोपड़ा के नाम पर क्वेश्चन आएगा कि नीरज चोपड़ा के नाम पर हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस संस्थान का नाम बदलने का निर्णय लिया? तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, अब इसका नाम हो गया नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। इसमें लग गया नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है। इस बार ओलंपिक में कहां से मेडल आया? तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा, एक गोल्ड आया। सिल्वर की बात करें तो एस मीराबाई चानू, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता। इसके अलावा सिल्वर कहां से आया? तो एक रेसलिंग से आया, रवि दहिया, रेसलिंग में रवि दहिया ने सिल्वर जीता। यानी देश में इस बार टोक्यो ओलंपिक में 2 सिल्वर आया, एक मीराबाई चानू ने जीता वेट लिफ्टिंग में और दूसरा रवि दहिया कुश्ती रेसलिंग में जीता। रेसलिंग में एक और पदक आया, वो आया किसके तरफ से भाई? बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता। रेसलिंग में बजरंग पूनिया ने क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। और लोलिना बरगोहाई, लोलिना बरगोहाई ने किसमें? बॉक्सिंग में क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। नोट कर लीजिए। इतना ही नहीं, बैडमिंटन में 2016 के रियो ओलंपिक की चैंपियन, सिल्वर मेडल विजेता कौन? पीवी संधू, इन्होंने इस बार ब्रॉन्ज जीता। इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम, उन्होंने भी क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। और महिला हॉकी टीम भले ही कुछ नहीं जीत पाई, लेकिन जिस पोजीशन पर उन्होंने अपना काम किया, उस काम से पूरे दिल, भारत के दिल को उन्होंने जीत लिया। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मैंने टोक्यो ओलंपिक के अवार्ड का आपको रिवीजन करवा दिया, इसको आप लोग वीडियो को दोबारा देखकर रिपीट करके नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। अगला करंट आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान, भारत के पहले बायोडाइवर्सिटी पार्क, पहले बायोडाइवर्सिटी पार्क भारत वाटिका, उसका नाम क्या है भैया? भारत वाटिका। इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। कहां किया भाई? उत्तराखंड के हल्द्वानी। देखिए सामने लिखा है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी सिटी पार्क। कहां खोला गया? बोलिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी में इसका उद्घाटन किया गया, भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क को। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये जो पार्क बनाया गया है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क है यह जैव विविधता उद्यान, उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़ा उद्यान है। पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 2 वर्षों में तैयार किया है। पार्क में एक अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है, इसमें स्वचालित मौसम स्टेशन भी है, स्थापित किया गया है। तो आपने क्या देखा? भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में लगाया गया है और यह पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्यान है, सबसे बड़ा पार्क है और इसमें स्वचालित मौसम स्टेशन भी लगाया गया है। इसका नाम दिया गया है भारत वाटिका। इस पार्क का नाम क्या दिया गया है? भारत वाटिका। देखिए सामने दिया गया है, उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा यह पार्क लगाया गया है, जिसका नाम है भारत वाटिका। कहां लगाया गया भैया? तो हल्द्वानी में लगाया गया है और इसके अंदर एक स्वचालित मौसम स्टेशन भी स्थापित किया गया है। इसको आप लोग जल्दी नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला करंट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, और ये महिलाओं के लिए, जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं हैं वे मुख्य धारा में आए। जम्मू कश्मीर की महिलाएं अपने घरों से निकलकर मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा का मतलब वो अपना एजुकेशन में पार्टिसिपेशन करें, पॉलिटिक्स में आए, वो बिजनेस में आए, सारे काम करें। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार काम कर रही सरकार। उसी के दौरान अभी जो हमारे उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने महिला उद्यमी, जो महिला इंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या शुरू किया है? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। ये
नाम है, इस कार्यक्रम का नाम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में महिलाओं के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, वुमेन इंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या शुरू किया है मनोज सिन्हा ने? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। इससे पहले वो मोदी सरकार के पिछली गवर्नमेंट में मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री थे और गाजीपुर से सांसद थे, ये भी नोट कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ और उस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक है ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल श्रीनगर और दूसरा है विंटर कैपिटल जम्मू, और लद्दाख की एक राजधानी है लेह। ये सारी जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान भी काफी सक्रिय है कई मामलों में। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि राजस्थान में जो युवा बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन उसके लिए उनको 90 दिन का अपने अपने सेक्टर में इंटर्नशिप प्रोग्राम दिखाना पड़ेगा। जब आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिखाएंगे तब आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि आपको रोजगार नहीं मिला है, आप बीटेक किए हैं, आप बीएड किए हैं, आप एमबीए किए हैं, तो ऐसे में यदि आप डिग्री लिए हैं तो अपने अपने सेक्टर में यदि आपने इंटर्नशिप किया है कम से कम 90 दिन का और वो सरकार को देते हैं तो सरकार आपको क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता। हाल ही में बताया था, अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है कहां के? तो ये मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। उन्होंने क्या किया भाई अभी हाल ही में? तो राजस्थान सरकार ने संस्कृत शास्त्र और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृत भाषा फिर से भारत में स्थापित हो, वेद का ज्ञान फिर से लोगों को मिले, उसके लिए उन्होंने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया है। ये भारत का पहला बोर्ड है। इस तरह का बोर्ड स्थापित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जो कह रहा है भाई कि भारत में और हमारे कम से कम राजस्थान राज्य में संस्कृत शिक्षा का प्रचार हो, वेद का प्रचार हो, ये पुनर्जीवित हो फिर से हमारी वैदिक शिक्षा। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया है? वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड। सामने अशोक गहलोत का चित्र है। ये वर्तमान में राजस्थान के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, अगला करंट अफेयर है असम से। असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला, पूरे विश्व का पहला है। मैंने हमेशा कहा कि दुनिया का पहला हो या भारत का पहला हो, अगर फर्स्ट टाइम कोई हुआ है कुछ चीज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाई भारत के पहला नहीं बल्कि दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली डेवलप्ड रबर का पौधा लगाया गया है गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में दुनिया का, विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड, अनुवांशिक संशोधित का मतलब क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा ये पूरे विश्व में पहली बार डेवलप किया गया है। और कहां लगाया गया है भाई? तो लगाया गया असम के गुवाहाटी में। देखिए सामने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या भैया? रबर का पौधा है जिसे असम के गुवाहाटी में लगाया गया है। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा वहां के भी सीएम है वर्तमान में। असम की राजधानी दिसपुर है। नोट कर लीजिएगा। और असम चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? असम। और कॉफी के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? ये कर्नाटक है। नोट कर लीजिएगा। असम में ही माजुली द्वीप है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है? तो माजुली द्वीप है। माजुली आइलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये भी असम में है। जो कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में काजीरंगा नेशनल पार्क से बहती है। असम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी किस पार्क से बहती है? किस पार्क से बहती है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क से बहती है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन बनाया है? तो कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां बनाती है? असम में। अब पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा कहां लगाया गया दुनिया का? तो लगाया गया है कहां? तो गुवाहाटी में।
चलिए अगले करंट की ओर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, रामदेव बाबा से जुड़ा हुआ है, योगा से जुड़ा हुआ है मेरे भाई। देखा जाए क्या है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो ये जान जाओ, 21 जून को। हर एक साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को जब सूर्य कहां होते हैं? जब सन है, जब सूर्य कहां होते हैं भाई? जब सूर्य होते हैं कहां? कर्क रेखा पर। जब सूर्य होते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। कहते हैं कि जब सूर्य होते हैं 21 जून को कर्क रेखा पर, भारत ने क्या डिसाइड किया? दुनिया ने क्या डिसाइड किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या डिसाइड किया? हमें योग को बढ़ावा देना है, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो परमानेंट यदि आप योग करते हैं तो निरोगी काया के साथ आप अधिकतम दिन जीवित रह सकते हैं। तो योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021, योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था भाई? स्वास्थ्य के लिए योग। नोट कर लो, इस बार के योग दिवस की थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग। लगातार सेशन के साथ जुड़े रहो, हम लोग लगातार कई प्रकार के सेशन लाते रहेंगे और आपका एक MCQ टेस्ट जो मैंने अभी तक करंट पढ़ाया है, बहुत जल्द उसका हम ऑर्गेनाइज कराएंगे इसी चैनल पर, ताकि आप पता कर सको कि अभी तक मैंने जो करंट कराया है कितना सही है। इसके लिए आपको लगातार सेशन से जुड़े रहना पड़ेगा और सेशन को लगातार शेयर करना पड़ेगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन होगा बगल में, दबा दो, लाइक कर दो सेशन को अधिकतम शेयर कर दो, ताकि एक एक कोने में जो लड़के BPSC का सपना देखकर बैठे हैं, जो भी लड़के झोपड़ी से सपना देखे हैं आसमान तक पहुंचने का, उन तक वीडियो पहुंचा दो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सेशन का, इस एनर्जी लेवल का फायदा मिल सके। इस बार के योगा दिवस का जो थीम है, हिंदी में उसको कहा गया स्वास्थ्य के लिए योग और अंग्रेजी में कहा गया योग फॉर वेलनेस। याद रखिए, इस योगा डे का थीम हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो क्या याद रखिएगा? स्वास्थ्य के लिए योग, और अंग्रेजी में क्या याद रखिएगा? योगा फॉर वेलनेस रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा क्या लॉन्च किया मेरे भाई? क्या लॉन्च किया गया? याद रखना, नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन। इस बार के योग दिवस पर क्या लॉन्च किया गया? नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस बार का योग दिवस कैवा योग दिवस था? ये 7वां। इस बार का कैवा योग दिवस था भाई? 7वां। कब मनाते हैं? 21 जून को। और क्या था थीम? योगा फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग, उसका मेन थीम था। और कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है? नमस्ते योग। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट करंट की ओर। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के साल्ट कार्यक्रम, देखो बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन करंट है, स्कूलों में चलाया गया है। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के सॉल्ट कार्यक्रम का नाम क्या है? कौन चलाया है? आंध्र प्रदेश। कार्यक्रम का नाम है साल्ट कार्यक्रम। इसके क्रियान्वयन के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 1860 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यानी वर्ल्ड बैंक ने क्या दिया है? आंध्र प्रदेश राज्य को साल्ट कार्यक्रम के सफलतम तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, स्कूलों में सॉल्ट कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करने के लिए 1860 यानी 1860 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ये जो वर्ल्ड बैंक है, थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक की चर्चा कर लें हम लोग। क्या है वर्ल्ड बैंक? अगर वर्ल्ड बैंक की आप चर्चा करेंगे तो वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBRD। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर है। क्लियर है? तो IBRD विश्व बैंक ने
1860 करोड़ रुपए दिए हैं। साल्ट कार्यक्रम, पूछा जाएगा सॉल्ट कार्यक्रम कहां चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। कौन चलवाया, किसके मदद से? तो वर्ल्ड बैंक के मदद से। चलिए नेक्स्ट करंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला करंट आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो है भैया ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। कौन है भाई? अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर जान है तो जहान है, नोट कर लो, क्वेश्चन आ सकता है, किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ योजना है भाई? जान है तो जहान है। इस योजना की शुरुआत किसने किया? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किया है, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी ने जान है तो जहान है, किसके लिए? ये भी जान जाओ, कोरोना टीकाकरण। कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो टीकाकरण और सोशल डिस्टेंसिंग से ही भागेगा। तो कोरोना टीकाकरण यानी कोविड-19 को दूर करने का जो वैक्सीनेशन चल रहा है, सभी को वैक्सीन लग जाए, उसके लिए अभियान चलाया है। जान है तो जहान है। देखिए सामने लिखा है, महिलाएं, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं पोस्टर लेके खड़ी हैं, जान है तो जहान है, टीका लगवाएं कोरोना भगाएं। इसका नारा दिया गया, टीका लगवाएं कोरोना भगाएं। और किसने शुरू किया? अल्पसंख्यक मंत्री ने। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। चलते अगले करंट की ओर। अगला करंट फिर से अक्षय कुमार का आ गया। अभी हमने क्या देखा? उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। और अभी बायोटेक्नोलॉजी एक कंपनी है, माई लैब, बायोटेक्नोलॉजी की एक कंपनी है जिसका नाम है माई लैब। इसने भी बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। माई लैब बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है, माई लैब, और उत्तराखंड राज्य, दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। देखिए अक्षय कुमार हमेशा सोशल एक्टिविटीज में रहते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ फिल्में, जनरली वो फिल्म कोई नहीं किया, जैसे पैडमैन, इसके अलावा आप मूवी देखिए उनका ट्वाइलाइट, एक प्रेम कथा, ये सब क्या संदेश दे रहा था? भारत में स्वच्छता का संदेश, क्लीननेस, यानी कि जो स्वच्छता है भारत में कैसे आएगी, महिलाएं कैसे, हमारी महिलाएं स्वस्थ होंगी, ये सब पर अगर किसी ने मूवी बनाया है तो अक्षय कुमार ने बनाया है। देखिए जो भी हो, हर इंसान अपने जीवन में अपनी बेहतरी के लिए काम करता है, ठीक है, लेकिन उससे समय निकालकर यदि कोई इस तरह के मूवीज में काम करता है तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फिल्म के माध्यम से जो चीज दिखाया जाता है लोगों के दिमाग में वो ज्यादा आता है। तो दो जगह के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, कहां कहां? उत्तराखंड और माई लैब। और माई लैब कैसी कंपनी है? तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। बहुत बड़ा करंट आ गया आपके सामने। आप जानते हैं मेडिसिन फ्रॉम स्काई, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, दूर दराज के क्षेत्रों में, तेलंगाना राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से, देखिए सामने प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन दिया मतलब क्या है? ये ड्रोन क्या कर रहा है? डिब्बा में दवाई, इंजेक्शन, जो भी जरूरत हो लोगों तक दवाई पहुंचाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, ऐसे जगह जहां सामान्य गाड़ी नहीं पहुंच पाएगा, सामान्य एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगा, उन क्षेत्रों में दवाई पहुंचाया गया है। किसके माध्यम से? तो ड्रोन के माध्यम से। इस प्रोग्राम को कहा गया मेडिसिन फ्रॉम स्काई। इस प्रोग्राम को चलाया है तेलंगाना सरकार ने फ्लिपकार्ट की मदद से। यह भी नोट कर लीजिए, तेलंगाना की सरकार ने फ्लिपकार्ट के मदद से मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन आ सकता है, पहली बार मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना किस राज्य ने चलाया? तेलंगाना ने। किसके मदद से चलाया? तो फ्लिपकार्ट के मदद से चलाया। नोट कर लीजिए। और एक बात और नोट कर लीजिए आप लोग, फ्लिपकार्ट की मदद से चलाया है मेडिसिन फ्रॉम स्काई। और 3-4 दिन पहले का करंट अगर आपको याद हो तो याद कीजिए आप लोग। मैंने पढ़ाया था कि अभी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नागरिक उड्डयन मंत्री, अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है जी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? सिविल एविएशन मिनिस्टर है। उनके द्वारा पूरे देश में चलाया गया है मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना। मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना अब पूरे देश में भी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया, तो तेलंगाना ने लॉन्च किया। किसके मदद से लॉन्च किया? तो फ्लिपकार्ट के मदद से लॉन्च किया। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर है भाई तटरक्षक बल से, कोस्ट गार्ड से अगला करंट अफेयर है। क्या है भाई? हाल ही में तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड ने
कोस्ट गार्ड के द्वारा उड़ीसा राज्य के गहीरमथा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस करंट को तो आप वीवीआई करके नोट कर लो, वीवीआई करके नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे मिलेगा, प्लेटिनम डायमंड करंट अफेयर है ये, इसको जल्दी से नोट करो तुम लोग। भारतीय तटरक्षक बल ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन ओलिविया, नोट कर लो। ऑपरेशन ओलिविया किसके लिए चलाया है भाई? तो ओलिव रिडले कछुआ, एक कछुआ की प्रजाति है जिसका नाम है ओलिव रिडले, एक कछुआ की प्रजाति है जिसका नाम क्या है भाई? ओलिव रिडले। देख लो सामने लिखा है, ये कछुआ है, इसके संरक्षण के लिए, इस कछुआ के अंग्रेजी में बोलते टर्टल, ओलिव रिडले टर्टल, इसके कंजर्वेशन के लिए एक ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। कौन चलाया है? तो कोस्ट गार्ड ने चलाया है। और ये कछुआ एकमात्र अभयारण्य है गहीरमथा, नोट कर लो, भारत का एकमात्र अभयारण्य है गहीरमथा, वहां पाया जाता है ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले टर्टल। ये कहां पाया जाता है भाई? तो उड़ीसा के, भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा में पाया जाता है। और उड़ीसा में भी सब जगह नहीं पाया जाता, कहां पाया जाता है? गहीरमथा, गहीरमथा अभयारण्य में पाया जाता है ओलिव रिडले कछुआ। उसके लिए कोस्ट गार्ड ने क्या चलाया है? ऑपरेशन ओलिविया। एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो ये गहीरमथा अभयारण्य है, ये जो गहीरमथा अभयारण्य है, ये किसका भाग है भाई? किसका भाग है? गहीरमथा किसका भाग है? गहीरमथा ये उड़ीसा में किसका भाग है? पड़ता है ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी के बीच, ब्राह्मणी और बैतरणी, इन नदियों के बीच में पड़ता है ये गहीरमथा। और ये पड़ता है किसके अंदर? नोट कर लो मेरे भाई, ये पड़ता है भीतर कनिका, भीतर कनिका अभयारण्य का पार्ट है ये, भीतर कनिका अभयारण्य, नोट कर लो। गहीरमथा किसका भाग है? पूछा जाए गहीरमथा किस अभयारण्य का भाग है, तो आंसर देंगे भीतर कनिका। अब भीतर कनिका किन नदियों के बीच है? तो ब्राह्मणी और बैतरणी। उड़ीसा में बस भारत में एकमात्र जगह है, उड़ीसा एकमात्र जगह है जहां ओलिव रिडले कछुआ मिलता है गहीरमथा में। गहीरमथा किसका पार्ट है? भीतर कनिका। किस नदी के बीच में है? ब्राह्मणी और बैतरणी। क्या चलाया गया? ऑपरेशन ओलिविया। कौन चलाया? तटरक्षक बल। भूलना मत इसको, अगले साल का करंट बन रहा है ये। अगला करंट अफेयर आते हैं कोविड-19 महामारी पर। कोविड-19 महामारी पर भाई लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या चलाया? कोरोना वायरस पर लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति, क्वेश्चन आएगा युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति अभियान किसने चलाया? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने क्या निर्णय लिया है? लता जी के याद में क्या बनेगा? म्यूजिक मेमोरी बनेगा, म्यूजिक मेमोरी। इसके अलावा क्या बनेगा? म्यूजिक कॉलेज बनेगा, म्यूजिक एकेडमी बनेगा, और इंदौर में लता जी की मूर्ति लगेगी। और उसने क्या चलाया मध्य प्रदेश ने? युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति। देखिए सामने इसका पिक मैंने दिया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने चलाया है युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति अभियान। इसके अंतर्गत कोविड-19 टीकाकरण एवं अनुकूल व्यवहार राज्य स्तरीय टीओटी मध्य प्रदेश, ये सामने दिया है। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। अगला करंट अफेयर देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने क्या किया? हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए क्या बनाया है? बाल स्वराज कोविड-19 केयर लिंक ऑनलाइन ट्रैकिंग। क्या शुरू किया भाई? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने क्या बनाया है? बाल स्वराज कोविड-19 केयर लिंक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल, ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल इसकी शुरुआत की है। बाल स्वराज कोविड-19 केयर लिंक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल ये शुरू किया है। किसके लिए भाई? ये शुरू किया है बच्चों से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए। देखिए सामने इस पोर्टल का चित्र मैंने दे दिया है, बाल स्वराज पोर्टल। क्वेश्चन आएगा किसने विकसित किया है? तो विकसित किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नोट कर लीजिएगा। अगले करंट को हम लोग देखते हैं क्या है? नेट एनर्जी न्यूट्रल, नेट एनर्जी
न्यूट्रलिटी के मामले में, नेट एनर्जी न्यूट्रलिटी स्टेटस के मामले में ऐसा स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन? बेंगलुरु का कैपागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु का कैपागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोट कर लीजिए, हमेशा चर्चा में रहता है। बेंगलुरु का कैपागोंडा, बेंगलुरु में कौन सा हवाई अड्डा है? बेंगलुरु के हवाई अड्डा का नाम क्या है? जैसे दिल्ली का हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसी तरह से बेंगलुरु का हवाई अड्डा है कैपागोंडा हवाई अड्डा। यह नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कैपागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु को उद्यान शहर, गार्डन सिटी और सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। देखो मेरे भाई, यही कैपागोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीन है। ये एनर्जी न्यूट्रल हो चुका है। आगे आते हैं, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में आशीष चंदोरकर को चुना गया है। क्वेश्चन आ जाए, WTO जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर कहां है भाई? जेनेवा में। इसका पुराना नाम था गैट। WTO का पुराना नाम क्या था? गैट, GATT। इसी को बाद में 1995 में WTO कर दिया गया था। हेडक्वार्टर जेनेवा। इसमें भारत की तरफ से स्थायी मिशन के काउंसलर किसे बनाया गया है? आशीष चंदोरकर को बनाया गया है। सामने इनका पिक मैंने लिया है, देख लीजिए। ये आशीष चंदोरकर जी हैं, जिन्हें WTO में स्थायी मिशन के काउंसलर बनाया गया है। अगले करंट पर बढ़ते हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, हैवी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट जो इंटरप्राइजेज है उससे संबंधित जो केंद्रीय मंत्री हैं, कौन है भाई? तो प्रकाश जावड़ेकर है। ध्यान दीजिएगा, कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन इंदौर में किया है। इसका नाम नेट्रैक्स दिया गया है। एक ट्रैक बनाया है, ट्रेन मत होगा, यहां पर ये गलती से टाइप है, ट्रैक बनाया है, सॉरी, ट्रैक लिख लीजिएगा इसको। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया और दुनिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। हाई स्पीड ट्रैक ये कहां बनाया गया है? इंदौर में। इसका नाम दिया गया है नेट्रैक्स। इसका नाम क्या दिया गया? नेट्रैक्स नाम दिया गया, जो दुनिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। इसको काट कर क्या कर देना है? इसको काट कर ट्रैक कर देना है। ट्रैक बनाया गया है। खैर, आगे आते हैं। नेक्स्ट चलिए, दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता। दुनिया का सबसे तेज, पूछा जाए दुनिया में सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है भाई? तो चीता दौड़ता है। सबसे तेज दौड़ने वाला चीता जो है, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, को नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। क्वेश्चन आ जाए कि चीता को कहां शिफ्ट किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान। डायरेक्ट भी पूछा जाएगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो क्या आंसर देंगे? यह है मध्य प्रदेश में। चीता को घोषित किया गया था विलुप्त कैटेगरी में, कब? 1952 में। नोट कर लीजिएगा। इसे अब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। तो लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, कैसा लगा सेशन? आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न था। कैसा लगा पूरा सेशन? एक बार कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको सेशन। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे कि कैसा लगा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जल्द इस पर हम एक करंट का MCQ टेस्ट भी आपके लिए ऑर्गेनाइज करा देंगे, ताकि आप अपने आप को एवेल्युएट कर सके, जांच कर सके कि हमारा कितना तरक्की हुआ है इस करंट अफेयर सीरीज में। तो आप लगातार सेशन से जुड़े रहें, सेशन को शेयर करते रहें, और इस तरह से लगातार अपने सुझाव भी देते रहें, ताकि हमें पता चले कि हमें और आपके लिए क्या करना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उससे जरूर जुड़ जाए, ताकि आपको पूरा नोट्स आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल शाम 5:30 बजे इसी समय। आप लोग तैयार रहिएगा। धन्यवाद।